बेटा आज से स्टार्ट करने वाले हम लोग चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस। जैसे कि अभी तक आप लोगों ने पूरा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को समझा होगा कि क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, चैप्टर 2 के अंदर आपने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, चैप्टर 3 के अंदर बेटा हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, उसके प्रिंसिपल्स हो गए, उनके बारे में जाना हम लोगों ने। चैप्टर 4 के अंदर बेटा हम लोगों ने अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, कैश बेस, एक्रूअल बेस, इनके बारे में हमने समझा। अब चैप्टर 5 हम बात करते हैं। चैप्टर 5 बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो अभी तक आपने जैसे बुक का टाइटल भी देखा होगा, डबल एंट्री सिस्टम है हमारे पास, जिस बुक को हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस बुक का टाइटल होगा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, डबल वर्ड क्यों आता है इसमें? डबल एंट्री का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे तो अकाउंटिंग इक्वेशन उसी चीज को आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। क्योंकि मैं सही बताऊं तो अकाउंटिंग इक्वेशंस बेटा आप सोचेंगे कि अकाउंटिंग का बहुत बड़ा पार्ट है, ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है बेटा। ये एक तरह का बस एक क्या इक्वेशंस है जो आपको इस बात को सोचने पे मजबूर कर देगी कि अच्छा चीजों को हम डबल साइड पे क्यों लिखते हैं, इसका नाम डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों है। तो ये आपके जो अभी तक का कोर कंसेप्ट है उसको संभालने में, जो आपने चीजें पढ़ी हैं उस सब चीजों को कंक्लूड करने में आपको हेल्प करता है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के बेसिस पे ही आप बता पाओगे कि डबल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं। और आपने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा होगा डुअल एस्पेक्ट, वहां पे भी आपने बात जानी होगी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। वही बात हम लोग यहाँ पे दोबारा से समझेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि होती क्या है बेटा बेसिकली है। ठीक है बच्चे, तो चैप्टर नंबर 5 अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बेटा, नंबर 1 फर्स्ट आता है बेटा इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब लर्निंग बेटा हमें करना कैसे कैसे, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं चीजों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है बेटा यहाँ पे? द कंसेप्ट वुड अनेबल टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। नंबर 1 पहला क्या इसमें? मीनिंग। सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले बेटा वो पढ़ेंगे मीनिंग। दूसरा हम पढ़ेंगे, ध्यान देना, जो मीनिंग के बाद अकाउंटिंग होते क्या, पहले इसके बारे में समझेंगे। फिर हम जानेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, जो ट्रांजेक्शन जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके कैसे इफेक्ट्स हैं, उनके इफेक्ट क्या क्या अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। साथ साथ हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है बेटा। साथ साथ हम लोग कुछ इसके रूल पढ़ेंगे बेटा, कैसे इसके रूल होते हैं। और फिर लास्ट में पढ़ने वाले कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शंस के बारे में कि जो बेसिक आप लोग अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हो। तो बेटा देखा जाए तो यहाँ पे पहला क्या है आपके पास? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। दूसरा क्या है बच्चे आपके पास? वो इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग। थर्ड क्या है बच्चे यहाँ पे हमारे पास? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल इक्वेशंस। एंड फोर्थ नंबर क्या है बेटा? रूल। ध्यान देना, रूल्स अकाउंटिंग इक्वेशन के होते क्या क्या है। फिर आपका पॉइंट नंबर 5 बेटा क्या है? पॉइंट नंबर 5 में इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन्स की, वो हम समझेंगे। तो चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि ये चीजें हमें पढ़नी है पूरे पूरे चैप्टर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग। अब हम बात करेंगे मीनिंग के ऊपर। मीनिंग क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का? अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जो हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, ड्युअलिटी प्रिंसिपल की, या फिर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं बेटा? दो एस्पेक्ट होते हैं। नंबर 1 डेबिट, नंबर 2 क्रेडिट। एक डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। एक डेबिट और दूसरा क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। वही हम बात करते हैं इक्वल अमाउंट। इनके साथ साथ अमाउंट भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, डेबिट के एज वेल एज क्रेडिट के। डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। जो ड्युअलिटी प्रिंसिपल है, जो डुअल एस्पेक्ट है, वो डेबिट क्रेडिट के बारे में बताता है, जिसमें इक्वल अमाउंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें जो भी चीजें हम शो करेंगे वो मैथमेटिकली होंगी। जैसे कि मैं अगर बात करूं, मैं यहां पे अगर ऐसे लिखने लगूं बेटा, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आप यहां पे ध्यान देना, मैंने पूरी इक्वेशन में मैथ्स यूज किया है। आप गौर करो, मैंने 3 वेरिएबल ले रखे हैं इसके अंदर, एक एसेट्स, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। और इन सबको आपस में कैसे रिलेट किया हुआ है? लायबिलिटी और कैपिटल को ऐड कर दो तो ये मैथमेटिक्स है, और वो इक्वल्स टू आई किसके? थर्ड वेरिएबल के एसेट्स की इक्वल आएगी। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसमें शो किया गया एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट आर इक्वल। जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर इक्वल करते हैं। सर ये बैलेंस शीट कहां से आ गई? जब बेटा हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे ना, तो बैलेंस शीट को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे पहले मैं बता दूं बैलेंस शीट होती क्या है बेटा। एक इस टाइप की स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर एक साइड पे तो आप लायबिलिटीज को शो करोगे
और एक सेकंड साइड पे आप शो करोगे एसेट्स को। किसको शो करोगे? एसेट्स को। अब लायबिलिटी साइड में आपका जो मेजर जो कंपोनेंट आता है वो आता है पहला कैपिटल। क्या आता है बच्चे? कैपिटल। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं अदर लायबिलिटीज। और तो और ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे? ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन दोनों का बैलेंस क्या होता है? आपस में इक्वल होता है, लायबिलिटी साइड का और एसेट साइड का। इसलिए उसने वर्ड यहां पे यूज किया एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट्स आर ऑफ द बैलेंस शीट आर इक्वल। ऑफ द बैलेंस शीट आर इक्वल। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे बच्चे? इक्वल होंगे। ये बात अभी हमने समझी है। ओके, इट होल्ड दैट एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यहां बात की जा रही है हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा इक्वल अमाउंट का। साथ साथ बता दिया वाइस वर्सा, हर क्रेडिट का भी डेबिट होगा। इन अदर वर्ड्स, इन एवरी ट्रांजेक्शन द टोटल अमाउंट डेबिट क्रेडिट इज इक्वल। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट कैसे होंगे? इक्वल। इट मींस, ध्यान देना, अब यहां पे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल क्लेम। टोटल क्लेम, क्लेम मतलब यहां पे क्या है बेटा? विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। ये टोटल एसेट के बराबर होंगे किसी भी फर्म के लिए। अब यहां पे ध्यान देना, जो क्लेम के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लेम बेसिकली आउटसाइडर्स के लिए भी हो सकता है और ये क्लेम बेटा प्रोप्राइटर के लिए भी होता है। प्रोप्राइटर मींस जिसने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर के पैसे को कैपिटल बोलते हैं। तो कह रहा है जो आउटसाइडर्स को आप पैसे देने वाले हो, जिसे हम लोग लायबिलिटी वर्ड से डिनोट करते हैं, और जो मालिक ने पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब आपस में इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्या इसके बाद। अब जो क्लेम्स है उसका मतलब क्या होता है? क्लेम मींस यहां पे लिखा हुआ इक्विटीज। क्या लिखा बच्चे? इक्विटीज। क्लेम का मतलब इक्विटी है। ओके, क्लेम मींस यहां पे इक्विटी बताया गया। ठीक है, क्लेम मतलब इक्विटी है, डन है। क्लेम मतलब इक्विटी है। ओके, अब इक्विटी का मतलब यहां पे दो वे में बताया गया है। पहला बताया गया उसने ओनर इक्विटी, जिसको हम कैपिटल नाम से जानते हैं। दूसरा बताया उसने आउटसाइडर इक्विटी, जिसको हम लोग किस नाम जानते हैं? लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना आप लोग बेटा, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा। छोटी छोटी बातें हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो इन सब चीजों को हम लोग मिस कर देते हैं। और मिस करने के बाद क्या होता है, जब ये छोटी छोटी बातें कभी कभार आपके टिक मार्क में क्वेश्चन आ गए बेटा, तो आपको प्रॉब्लम करती है। इस वजह से छोटी छोटी बातों को भी मैं साथ साथ कवर कर रहा हूं, ताकि जब चैप्टर पढ़ना शुरू कर दे, फिर ये छोटी बात बेटा हमारे लिए छोटी, ये बहुत छोटी रह जाती है। लेकिन जब टिक मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, वहां कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा इक्विटी, तो आप इक्विटी का मतलब सीधा कैपिटल ही बोलोगे। लेकिन इक्विटी का मतलब कैपिटल ना करके यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ लायबिलिटी को भी इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया इक्विटी, नॉट इक्विटी, इक्विटीज बोला गया। क्या बोला गया वर्ड? इक्विटीज बोला गया बेटा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीजों का। अब ध्यान देना बेटा पे, वी कैन एक्सप्रेस इट मैथमेटिकल। यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन वो तो ये है बेटा, जो आप लोग को पढ़नी है, जो आप लोग समझते हो जिसको, वो ये है बेसिक इक्वेशन आपके पास। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये बेसिक इक्वेशन है। लेकिन इस इक्वेशन को पढ़ने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक बात और समझनी है कि एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटीज, जिसमें आपके टोटल क्लेम्स होते हैं। टोटल क्लेम्स होते हैं, ध्यान रखना। अब इसी इक्वेशन को ध्यान देना, ये इक्वेशन मैंने पहले फर्स्ट लिखी यहाँ पे, इसी को मैं इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं। चेंज करके क्या बन गया? अगर लायबिलिटी को फिक्स कर दोगे तो कैपिटल इधर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे सेकंड इक्वेशन बन गया आपके पास। थर्ड इक्वेशन कैसे आ रही बच्चे यहाँ पे? अब तो थर्ड इक्वेशन बन रही है। अब हमने क्या किया? कैपिटल फिक्स कर दी, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हो गई। तो तीन टाइप की इक्वेशन बन सकती है, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है, बहुत पॉपुलर वर्ड नहीं है बैलेंस शीट इक्वेशन, हम लोग यही यूज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन आपको ध्यान रखना बेटा, ये भी वर्ड बोला जाता है। ओके, इन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू। ये कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा कैसी आएगी? बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। विद एवरी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांजेक्शन, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ये किस पे बेस्ड है बेटा? बेसिकली ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट्स पे बेस्ड है। ओके, थर्ड नंबर पे आता है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं बेटा? इफेक्ट ध्यान देना बेटा, इफेक्ट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मे बी अफेक्ट इन द फॉलोइंग वेज। अब यहां पे किन किन तरीके से अकाउंटिंग आपकी चेंज हो सकती है? नंबर वन, पहली बात की गई है बोथ साइड, दोनों तरफ हो सकती है सेम अमाउंट से। ओके, दूसरा, टू और मोर आइटम्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड। ठीक है, सेम अमाउंट से। ओके,
थर्ड, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मे बी अफेक्टेड, ठीक है, मे बी अफेक्टेड। जैसे मैं आपको बता दिया, एसेट्स आपका बढ़ सकता है, किसी भी ट्रांजेक्शन में एसेट्स बढ़ गए, साथ साथ क्या होगा बेटा, आपकी लायबिलिटीज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाइस वर्सा वर्ड यूज किया, क्योंकि कभी एसेट कम हो जाएंगे, कब साथ साथ लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। ट्रांजेक्शन्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा, तो दो पॉइंट का ध्यान रखते हैं, दो पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ट्रांजेक्शन अफेक्ट इन टू आइटम्स, ट्रांजेक्शन इफेक्ट इन अफेक्टिंग टू आइटम्स। नंबर टू, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स, या तो दो आइटम को अफेक्ट करेगा या फिर मोर देन टू आइटम, इससे ज्यादा को भी इफेक्ट कर सकता है, वो भी इक्वल अमाउंट से, वो भी इक्वल अमाउंट से। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि दो कैसे इफेक्ट हो सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स, तो जैसे कि हम हमें पता है कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, अब कैन बी अफेक्टेड, इससे जो इफेक्ट हो सकती है, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड चेंज हो, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों साइड्स को, यहां साइड की बात की गई है। तो यहां पे ये आपके लिए मैं बोल सकता हूं ऐसे, ये आपके लिए एक साइड है बच्चे, और ये पूरा आपके लिए दूसरी साइड है, दो साइड्स हैं, पहली साइड और दूसरी साइड। अब यहां बात की जा रही है दोनों साइड पे अगर चेंज हो रहा है, तो अब जरा ध्यान देना, अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन, अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। these affects these affects these affects an item from left side, one from the right side, ठीक है। यहां पे बात की जाए ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अपोजिट साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों चेंज होंगे बेटा। अब दोनों ही चेंज हो रही है, तो कैसे चेंज हो सकती है, मेरी बात को गौर करना बच्चे। इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहे हैं बच्चे, बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एसेट्स भी बढ़े, लायबिलिटी भी बढ़ गई, दोनों ही क्या हो गए, अफेक्ट हो गए, ठीक है। साइड वन साइड टू दोनों अफेक्ट हुए हैं, साइड वन में भी इंक्रीज हुआ है, साइड टू पे भी इंक्रीज हुआ है, डन है, यस सर। एग्जाम्पल दिया गया बेटा, पे एग्जाम्पल दिया गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपकी कंपनी के लिए स्टॉक आया, तो स्टॉक बढ़ गया। आपने क्रेडिट पे लिया था, आपने क्रेडिट पे लिया था, तो जो आप क्रेडिट पे सामान लेते हो बेटा, तो हमने चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ा था, जो सामान आप उधार में लोगे तो उस पर्सन को क्या कहेंगे जिससे आपने लिया है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, वो फर्म या एंटिटी आपके लिए क्या बन जाएगी, क्रेडिटर बन जाएगी। तो यहाँ पे क्रेडिटर आपके लिए, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया, एज वेल एज आपके लिए आपका एसेट्स भी इंक्रीज हो गए। स्टॉक क्या होता है आपके लिए, कंपनी के लिए एसेट्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी दिया गया है, टुक अ लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, तो बेटा आपके पास कैश क्या हो जाएगा बच्चे, कैश भी बढ़ जाएगा सर, और साथ साथ आपके पास इधर लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लायबिलिटीज का मतलब बेटा क्या है, यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे लोन है, किससे मतलब यहाँ पे, ये लोन से मतलब है, डन है यहाँ तक भी, यस सर, ये भी समझ में आ गया हमें, तो वेरी गुड बच्चे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, लायबिलिटी भी कम होगी एज वेल एज एसेट्स भी कम होंगे। यहां पे वर्ड आता है बेटा पेड कैश टू अ क्रेडिटर, पेड कैश टू अ क्रेडिटर, कैश पे कर रहे हो आप क्रेडिटर को, कैश पे कर रहे हो आप क्रेडिटर को, ध्यान देना बेटा। अब अगर आपने कैश पे किया है, तो कैश पास से घटेगा, और आपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया है बेटा, तो क्रेडिटर भी साथ क्या होंगे, यहाँ पे माइनस होंगे, क्रेडिटर भी माइनस होंगे, कैश भी माइनस होगा, ओके। इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल, ध्यान देना, एसेट्स भी बढ़ेंगे, साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगी, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, ओनर ने पैसा और इन्वेस्ट किया बिजनेस में, अगेन कैश बिजनेस में आएगा, कैपिटल भी बिजनेस में आएगा। अब आपको मेरी एक बात को समझना है बेटा, आपको मेरी एक बात को समझना है, वो बात यह है बच्चे कि जब भी मैं ऐसे बोल रहा हूं कि बराबर आएंगे, तो आप गौर से देखो, तो जो भी अमाउंट होगा वो दोनों दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही यही तो बेसिक इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है बेटा, कोर कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन हर फेस में इक्वल होगा, हर फेस में इक्वल होगा, ठीक है। यहां भी इक्वल है, यहां पे भी दोनों दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, दोनों दोनों क्या होंगे बेटे, इंक्रीज होंगे, ठीक है, यस सर। यहां भी देखो बेटा, आप कैश भी रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिटर भी रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। कैश भी बढ़ेगा, कैपिटल भी आपका बढ़ेगा, दोनों के आपस में इक्वल।
डिक्रीज इन कैपिटल, ध्यान देना बेटा, अब जो फोर्थ पॉइंट है डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट्स। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है बच्चे, डिक्रीज हो रही है, कैपिटल क्या हो रही है साथ साथ हमारी डिक्रीज हो रही है, एज वेल एज आपके एसेट्स भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे एसेट्स भी क्या हो रहे हैं, ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। एग्जाम्पल क्या दिया बच्चे इसमें, ओनर विदड्रॉ 5,000 फॉर पर्सनल यूज, 5,000 रुपए उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसे विदड्रॉ किए, तो कैश क्या होगा, रिड्यूस होगा, और वो बराबर होगा बेटा किसके, कैपिटल रिडक्शन के, कैपिटल के कम होने के। पैसा मालिक विड्रॉ करेगा तो वो जो कैश विड्रॉ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से हम लोग, ड्राइंग्स बोलते हैं। जो भी ओनर ने पैसा या गुड्स अगर बिजनेस से विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, माइनस होगी, ड्राइंग क्या होगी, माइनस होगी। अब जरा गौर करो आप, क्या दोनों में सेम अमाउंट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या दोनों इक्वल होंगे, हाँ बिल्कुल इक्वल होंगे। यही तो आपकी अकाउंटिंग क्वेश्चन का मेन क्रक्स है बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके बाद, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सेम साइड। अब यहां ध्यान देना, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे दोनों साइड के लिए पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं सेम साइड पे, मतलब साइड वन पे ही सारे ट्रांजेक्शन हो गए, साइड टू पे ही एक टाइप के ट्रांजेक्शन हो गए। साइड वन ही आपकी इंक्रीज भी हो गई, साइड टू ही आपकी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो गई। साइड वन में भी क्या हो गया, एक ही साइड पे पूरे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया प्लस माइनस, और साइड टू मतलब आपका एक ही साइड पे प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ पे बात की जा रही है ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द सेम साइड, किसको, सेम साइड, बट अपोजिट आइटम, मतलब दो आइटम अपोजिट होंगे, दो आइटम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। These transaction affect only one side, इसमें क्या होता है, एक ही साइड अफेक्ट होगी। जैसे कि इंक्रीज इन वन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट्स, इंक्रीज इन वन असेट, डिक्रीज इन अनदर असेट। सर एग्जांपल बताओ इसके लिए। अगर आपने सपोज करो गुड्स बाय किए, बेटा आपने गुड्स बाय किए, ठीक है, ध्यान देना, तो असेट्स क्या होगा, मतलब आपके लिए स्टॉक क्या है वो बढ़ जाएगा, लेकिन आपने तो कैश में खरीदा ना सामान, और जब कैश में अगर आप सामान लोगे बेटा तो आपके पास कैश कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, कैश को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। आपने सामान तो ले लिया, आपने सामान ले लिया तो स्टॉक क्या हो जाएगा आपके लिए, स्टॉक तो बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं मैं दूसरा देखूं तो कैश क्या हो जाएगा आपके पास से, कम हो जाएगा। तो ये देखा जा रहा है क्या, एक ही साइड एसेट साइड में आपने दोनों चीजों को चेंज कर दिया। यस और नो, यस सर। रिसीव कैश फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसे मिल गए आपको, अगर डेटर आपको पैसे दे जाएगा तो डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, कैश आपके लिए बढ़ जाएगा, कैश आपके लिए बढ़ जाएगा, डेटर्स आपके लिए कम हो जाएंगे। सही है बेटा, यस सर। अब हम बात करते हैं, ये तो था वर्ड इंक्रीज। अगर वर्ड आता है डिक्रीज, तो डिक्रीज इन वन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। एक लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी, इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, दूसरी लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है। जैसे कि इशू डिबेंचर्स टू सेटल अ क्रेडिटर, एक क्रेडिटर जिसने हमें उधार सामान दिया था, अब उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, उसे पेमेंट के लिए हम लोगों ने डिबेंचर्स दे दिए कंपनी के। सर डिबेंचर्स क्या होता है, आपने बीएसटी के अंदर पढ़ोगे बेटा इसको। डिबेंचर बेसिकली क्या होता है, एक फाइनेंशियल टूल होता है, इसपे कंपनी जो बिजनेस होता है वो सामने वाले आदमी को उससे कुछ पैसे लेकर के उसे इंटरेस्ट के साथ उसका अमाउंट वापस करती है। अगर उसे अमाउंट नहीं दे पा रही है तो उसको एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलता रहता है, हर साल उसे इंटरेस्ट मिलता रहता है। डिबेंचर सपोज करो आपने बेटा मुझे डिबेंचर दिए और मेरे को डिबेंचर दिए, तो बदले में मैंने आपको पैसे दिए होंगे, अब आप उस पैसे से अपना बिजनेस चलाओ, ठीक है, लेकिन उस डिबेंचर को लेने के बाद आपको एक सर्टेन परसेंटेज, एक इंटरेस्ट मुझे हर ईयर पे करना पड़ेगा, अभी तो मेरा बेनिफिट है उसमें, मैंने आपको पैसे क्यों दिए बेटा, ठीक है। तो सर ये तो लाइबिलिटी, हाँ बेटा लाइबिलिटी होती है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि एक लाइबिलिटी कम होगी, एक लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर बोल रहा है कि भाई ठीक है तुम मेरे पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, एग्जाम्पल के लिए कैश नहीं है बेटा हमारे पास, हमने क्या किया, उसे डिबेंचर दे दिया। डिबेंचर देने से क्या होगा, उस क्रेडिटर को अब एक इंटरेस्ट की उम्मीद रहेगी कि इंटरेस्ट तो आना ही आना है इस पे। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इश्यू डिबेंचर्स टू सेटल अ क्रेडिटर, आपके क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे लेकिन आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, कौन सी वाली, डिबेंचर्स वाली बेटा। तो एक लाइबिलिटी कम हुई, एक लाइबिलिटी आपकी अराइज होगी बेटा। मेरी बात क्लियर है यहां तक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। अब कभी कभार ट्रांजेक्शन ऐसे भी होंगे बेटा जो एक से ज्यादा हेड्स को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, एक से ज्यादा हेड्स को अफेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि टू और मोर एसेट्स, या फिर टू और मोर लायबिलिटी, या फिर कैपिटल भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। ओके, एग्जाम्पल पढ़ते हैं फटाफट इसके ऊपर। सोल्ड गुड्स इन कैश फॉर 30,000, ध्यान देना, तो एग्जाम्पल पहले तो ये है हमारे पास, सेल ऑफ गुड्स इन कैश एट प्रॉफिट, तो सेल ऑफ गुड्स इन कैश एट प्रॉफिट, ठीक है। क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, आपने सामान बेच, आपने जो है गुड्स सोल्ड किए कैश में, 30,000 रुपए के गुड्स आपने बेचे, ओके, जिनकी कॉस्टिंग कितनी थी बेटा, 25,000, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,000 रुपए का। अब मैं इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा बेटा, तो कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान देना, कैश आएगा हमारे पास कितना,
आप कहोगे सर 30,000 रुपए आएगा, ओके, ये तो एक हेड आ गया, कैश का एक हेड आ गया, ओके। दूसरा क्या बेटा, आपके पास से स्टॉक भी तो गया सर, स्टॉक कम हो जाएगा कितने से बच्चे, 30,000 रुपए से, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, क्या होता है माइनस, स्टॉक कम हो गया, ठीक है। तीसरा प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बेसिकली मिलता है किसको है, मालिक को मिलता है, प्रॉफिट मिलता है किसको है, मालिक को ही मिलते हैं। अगर प्रॉफिट होंगे तो ओनर को मिलेंगे, लॉस होंगे तो मालिक से ही माइनस होंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट और गेन कुछ भी हो रहा है तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, और लॉस या फिर कोई भी खर्चा हो रहा है ओनर की कैपिटल माइनस होगी, ठीक है बच्चे, यस सर। अब यहां देखिए 30,000 रुपए का सामान था, मैंने गलत लिखा, 30,000 रुपए का सामान था, और आपकी कॉस्टिंग कितनी थी, 5,000 रुपए, सॉरी 25,000 रुपए। अब आप दोनों का डिफरेंस निकालिए बेटा, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5,000, ये 5,000 क्या है, मालिक की कैपिटल बढ़ गई, ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो आप जरा गौर करना यहाँ पे, क्या मैंने जो इक्वेशन बनाई है, मैंने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ ये एसेट्स है, और जो इधर है इसमें लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो देखो दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, दोनों बराबर है नहीं है, तो आप गौर करना दोनों बराबर है, कैसे, 30,000 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, दिस, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, नेट 5,000, और ये तो ऑलरेडी किसमें 5,000 में, तो दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने एक हेड को अफेक्ट किया नहीं, मैंने मल्टीपल हेड्स को अफेक्ट किया, मोर देन टू, मोर देन टू। यहाँ पे कैश भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, तो ऐसी भी इक्वेशन होती है सर। इसका मतलब अभी हमने जो पढ़ा है उसमें दोनों साइड भी इफेक्ट हो सकती है, एक साइड भी इफेक्ट हो सकती है, और जरूरी नहीं कि दो आइटम भी इफेक्ट होते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था दो आइटम होती हैं, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट के होंगे। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, वो इक्वल अमाउंट के होंगे जो अफेक्ट हो रहा है। जैसे यहाँ देखो जो अमाउंट इफेक्ट हुआ बेसिकली वो कैसा हुआ है, 5,000 से, इधर भी कितने से हुआ, 5,000 रुपए से, तो अमाउंट इक्वल होगा, जो इफेक्ट का जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा बेटा। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक, यस सर। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ध्यान देना बेटा, प्रोसेस, जो इसका प्रोसेस है जो हम इस पूरे को बनाएंगे बेटा, उसमें कैसे प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं बेटा। जो प्रोसेस हमारे पास कैसा है, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशंस को। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द एनालाइज द ईच ट्रांजेक्शन टू सी हाउ द इंपैक्ट ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स। तो ध्यान देना, हमने जो पढ़ा अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं उसमें हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया कि अच्छा इसमें कोई जरूरी नहीं कि एसेट्स ही इफेक्ट होते हैं, जो जरूरी नहीं कि लायबिलिटी और कैपिटल इफेक्ट होते हैं, दोनों भी इफेक्ट हो सकते हैं, और दोनों के दोनों एक इक्वल अमाउंट से इफेक्ट होंगे, दोनों एक इक्वल अमाउंट से इफेक्ट होंगे, ओके। ये तो हमने पढ़ डाला। अब आता है ध्यान देना पे कि इसको बनाते समय हमें कौन कौन से स्टेप देखने हैं। तो स्टेप ऑफ प्रोसेस, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहला काम होता है आपको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जो ये तो बात हमने पहले ही पढ़ी थी, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो पहले ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद जर्नल होगी, फिर आपका लेजर होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, ये तो पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा बेटा, जर्नल एंट्री होगी, फिर क्या होगा, लेजर्स होगा, फिर ट्रायल बैलेंस होगा, एंड देन उसके बाद क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर उसे कम्युनिकेट कर दोगे टू द यूजर्स, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे, पर पहले तो हमें रिकॉर्ड करना सीखना है इसको। तो पहला काम क्या, आइडेंटिफाई करना अफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे में डिटरमाइन करना इफेक्ट्स उनके कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले तो ट्रांजेक्शन बोल क्या रहा है, दूसरे नंबर पे उसके इफेक्ट क्या होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, एंड थर्ड नंबर पे क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। जैसे यहाँ पे छोटे आपको कुछ बातें बता रही है, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें कि अब किस किस चीज में इफेक्ट हो सकता है बेटा। तो अफेक्ट तो बेटा असेट्स में भी हो सकता है, अफेक्ट तो बेटा लायबिलिटी में हो सकता है, अफेक्ट तो बेटा वो आपकी कैपिटल में भी हो सकता है, बिजनेस की इक्विटी में भी हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है, बाइंग मशीनरी इन कैश, अगर आपने मशीन कैश में लिया तो मशीन तो बढ़ेगी, ठीक है, बट कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पे टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर आपका रिड्यूस होंगे, एज वेल एज आपका कैश भी रिड्यूस होगा बेटा। तो ये सब चीजें हमें जाननी है बेटा। मेरी बात क्लियर है अब तक, यस सर। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन, तो कृपया करके थोड़ा सा अच्छे से बेटा ध्यान देना, अच्छे से इस पे अब फोकस करना जरा, ठीक है। अब आधे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर इसको बनाना कैसे है, इसका पहले फॉर्मेट। तो बेटा पहले हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। बेटा इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो पहले आपका फॉर्मेट देख लीजिए एक बारी, फॉर्मेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, फॉर्मेट कैसे बनना है। तो मैं फॉर्मेट के लिए बना रहा हूं बेटा, तो ध्यान देना। अब आपको थोड़ा सा अपने जो आपके टूल होते हैं उनको रखना है संभाल के, जैसे कि आपका स्केल हो गया, आपकी पेंसिल होगी, इरेजर हो गया, ठीक है, शार्पनर हो गया, ये आपको रखना है, कैरी करना है साथ साथ अपने, क्योंकि बिना इसके अकाउंटिंग ठीक है आप नहीं करते। मैक्सिमम बच्चों का क्या क्या होता है बोलना कि सर लाइन तो खींचनी, हम तो ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे, ओके लाइन खींच लो बेटा। लेकिन जब यही चीज आप एग्जाम में करोगे तो एग्जामिनर का बेटा मेन फोकस होता है कि आप अकाउंटिंग में क्या चीज है, किस तरह से अंडरस्टैंड करके आए हो। लेकिन जब वो ये चीजें देखेगा ना बेटा, तो फिर वो आपको मार्क्स नहीं देने वाला बेटा। तो इसीलिए आप अभी से अपने अंदर एक आदत बना लेना
कि भाई हमें स्केल को कैरी करना है तो करना है, स्केल से हमें लाइन को ड्रॉ करना है तो करना है, ठीक है। तो ये आदत आपने अभी बना ली बेटा, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है, पहले तो कहते हैं नहीं नहीं अरे हम कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जब बाद में दिक्कत आती है तब उनको प्रॉब्लम होती है कि यार हम करें तो करें कैसे, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसा है पहले देख लीजिए बेटा, फॉर्मेट बनना कैसे है, फॉर्मेट बनना कैसे बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, हमारे पास तो शेप्स हैं बेटा, लेकिन आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक इस तरह से आपको एक, ये आपके लिए फॉर्मेट, मैं ऐसा मांग चल रहा हूं फॉर्मेट ही है। अब क्या करना है बेटा मुझे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये फॉर्मेट बन जाएगा हमारे पास, बेइज्जती करा रहा है सर ये तो। ध्यान देना बेटा, हम लोग कैसे फॉर्मेट बना रहे हैं, फॉर्मेट बनाया कैसे बेटा, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए बेटा आपको स्केल का इस्तेमाल तो करना ही करना है, स्केल का इस्तेमाल तो आपको करना ही करना है, ध्यान देना बेटा। स्केल आपको यूज करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बिना स्केल के आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा हम लोग। तो पहली बात तो आपको बेटा इस टाइप से आपको लाइन खींचनी है, ठीक है, ओके। ये लाइन जब ड्रॉ हो जाएंगी बच्चे आपकी, इसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा, सर हमें लाइन खींचनी आती है, अरे मुझे पता है आप लोग को लाइन खींचना है बेटा, पर मुझे नहीं आती, मैं से सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखो बेटा। क्या यहां तक मेरी बातें आप लोग को क्लियर है? यस सर क्लियर है। जब ये बातें हमारी क्लियर हो जाएंगी तो ये आपको एक फॉर्मेट बन गया है। अब इस फॉर्मेट के अंदर बेसिकली आपको क्या क्या चीजें शो करनी है, ध्यान देना बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो आएगा सीरियल नंबर, यस सर। फिर आप यहाँ पे बेटा, कई बच्चे यहाँ पे लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर ये बात मेंशन है। कई लोग यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, ठीक है। बस ये ध्यान देना, जो ये बॉर्डर होगा बेटा वाला, ये आपकी 2 लाइन का होगा। कितनी लाइन का होगा यहाँ पे, इसको हम 2 लाइन का बनाएंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 लाइन तो इसके अंदर बनेंगे ही बनेंगे, 2 लाइन तो इसके अंदर आएंगी। जो यहाँ पे जो लाइन बनने वाली बेटा, ये कितनी लाइन होंगी, कम से कम ये 2 लाइन बनानी है। कितनी लाइन बनानी है बेटा आपको, ये 2 लाइन, कम से कम 2 लाइन तो बनेंगी ही बनेंगी, 2 लाइन तो आपको बनानी ही बनानी है। जैसे आप सब ऐसे लेते हैं बेटा लाइंस को, तो यहाँ पे जो लाइंस होंगी ना आपके पास, तो आप 2 लाइन को कंसिडर करेंगे, 2 लाइन कम से कम होंगी होंगी 2 लाइन आपके यहाँ पे होंगी 2 लाइन होनी चाहिए सर। उन 2 लाइन में आपकी जो फर्स्ट लाइन होगी, उस पर आप बेटा क्या मेंशन करोगे, एसेट्स। फिर ध्यान देना, ये जो कॉपी का जो पेज का जो बिल्कुल लास्ट पोर्शन होगा, इसमें बिल्कुल ही आपको ऐसे इस तरह से बिल्कुल क्लोज करके आपको लिखना है कैपिटल लाइबिलिटीज, ये लिख देना आपको। बस ये लिखने के बाद अब आपके पास जैसे जैसे बहुत सारे हेड्स आते जाएंगे, आपको यहाँ पे बारी बारी से चीजों को शो करते जाना है, बारी बारी चीजों को प्रेजेंट करते जाना है कि अच्छा इस टाइप से चीजें आपकी चलेंगी। जैसे कि आपके पास पहला पहला आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई कैश और कैपिटल से इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये नहीं कि आपने कैपिटल लिख दिया तो आप बोलो नहीं मैं तो एक बार लिख चुका दूसरी बार नहीं लिखूंगा, लिखना है आपको। ये फर्स्ट लाइन मैंने क्या बोला अभी आपको, फर्स्ट लाइन तो क्या है बेटा आपके लिए, ये फर्स्ट लाइन आपके लिए इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, फर्स्ट लाइन आपके लिए बस ऐसी ही है। आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट लाइन आपके लिए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट लाइन को आप छोड़ देंगे, बस ऐसे छोड़ देना आपको।
फर्स्ट लाइन में आपको टच नहीं करना है, बस सेकंड लाइन में जो है आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ हेड्स आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे कि फिर आपने स्टॉक बाय किया, आपका स्टॉक हो जाएगा लायबिलिटी में, बड़ा आपने उधार में लिया था तो क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, और फिर लास्ट में आकर के ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मल्टीपल टाइम्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फॉर्मेट है बेटा, इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना ही बनाना है। ठीक है, स्केल का इस्तेमाल करना ही करना है बच्चे। यस सर, यस सर, ओके।